जय हिंद। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 दहन और ज्वाला चीज़ों को जलाना पढ़ेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता। हमने देखा है कि कुछ पदार्थों को हम आसानी से जला लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल आसानी से जल जाता है, उसी की तुलना में लकड़ी आसानी से नहीं जल पाता है। इसकी जांच करने के लिए पुआल, स्ट्रॉ, माचिस की तीलियां, मिट्टी के तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य और नहीं जलता है तो इसे अदाह्य कहते हैं। यदि हम पदार्थ को जो पदार्थ यदि जल जाता है उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं और जो नहीं जलता है वो अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि कौन कौन सा दाह्य होगा, कौन कौन अदाह्य होगा। तो हमने पुआल जो हम जलाते हैं तो पुआल क्या है, दाह्य है, पुआल आसानी से जल जाता है। माचिस की तीलियां भी जल जाती है, ये भी दाह्य है। मिट्टी के तेल भी जल जाता है, ये भी दाह्य है। पेट्रोल भी जल जाता है, ये भी दाह्य है। कागज जल जाता है, ये भी दाह्य है। पत्थर के टुकड़े नहीं जलते हैं तो ये अदाह्य है। कोयले के टुकड़े भी जल जाते हैं तो ये भी दाह्य है। मिट्टी के टुकड़े नहीं जलते हैं तो ये अदाह्य है। दाह्य कहने का मतलब जो जलता है, अदाह्य कहने का मतलब जो नहीं जलता है। पदार्थों के दहन और जलाने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे कि माचिस या लाइटर। बिल्कुल, हमें जलाने के लिए माचिस, घर में हम किस चीज़ से जलाते थे, या तो पहले माचिस से जलाते थे, अब गैस जो जलाते हैं लाइटर से जलाते हैं। क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को जलाया जा सकता है? हाँ, और तरीके से भी चीज़ों को जलाया जा सकता है, जैसे कि दो दो पत्थर को आपस में रगड़ने पर भी चिंगारी निकलती है। और इससे भी पहले पहले के जो मानव थे, उसमें जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग पत्थर को रगड़ कर ही आग को जलाते थे। क्रियाकलाप 1, ये क्रियाकलाप 1 क्या करना है। क्रियाकलाप 1 में क्या है, आपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, उन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छू कर देखें। तो छू कर देखें कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थर को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए। होता है क्या कि जब हम दो पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों को हम छूते हैं तो छूने पर वो गर्म महसूस होता है। और अगर गर्म महसूस होता है और चिंगारी भी देता है, लेकिन दिन में धूप के कारण हम आसानी से, या प्रकाश के कारण हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, लेकिन रात में रगड़ते हैं तो रात में अंधेरे के कारण हमें आसानी से दिख जाता है चिंगारी की। तो पत्थर को रगड़ने पर चिंगारी निकलता है। किसी ऐसे दिन जब धूप निकली हो तो एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित कीजिए। थोड़ा देर पर कागज को छूकर देखिए। जैसे क्या करना है कि एक कागज लेना है और कागज और एक हैंड लेंस करने के बाद जो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस मिलता है, वो लेंस लेना है। और लेंस को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश में जब हम रखते हैं और उसके नीचे हैंड लेंस को इस तरह से रखते हैं कि इस हैंड लेंस से पार करे सूर्य की प्रकाश, हैंड लेंस से पार करके कागज पे पड़े। तो इस तरह से हम रखते हैं तो, और उस रखने पर हम उसको जब छू कर देखते हैं तो गर्म हो जाता है। हैंड लेंस को वैसा ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या होगा, तो जब हम हैंड लेंस को थोड़ा देर तक वैसे ही पकड़े रहेंगे तो क्या हो जाता है, कागज जलने लगती है। इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। यानी इससे पता कीजिए कि जलने से पहले क्या होता है, क्यों ये हैंड लेंस से जल जाता है कागज, और जब हैंड लेंस नहीं रहेगा और ऐसे ही धूप में रख देंगे कागज को तो नहीं जलता है। क्योंकि हैंड लेंस का काम है कि किसी भी जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको एक स्थान तक पहुंचाना। तो जब सूर्य से ढेर सारा जो प्रकाश आ रहा है, अनेकों जगह से जो प्रकाश आ रहा है, उसको एक जगह पहुंचाने पे क्या होता है कि ढेर सारा प्रकाश एक जगह पर आता है तो सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है वो एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ गर्म होता है और गर्म होने एक से वो जलने लगता है। इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को हमको जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, या तो गर्मी की जरूरत पड़ती है। और असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है
और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंचता है तो वह जलने लगता है। जैसे कि कहने का मतलब हुआ लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है। और इस अब हम पेट्रोल से हल्का सा पेट्रोल आसानी से जल जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती? क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा? तो नहीं। और माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती? माचिस की तीली अपने आप इसलिए नहीं जल जाती है कि माचिस की तीली को वो लकड़ी से बना होता है और मसाला से बना होता है। तो जो लकड़ी से बना होता है उसके एक निश्चित तापमान होता है, उस तापमान पर जलता है। तो वो जब हम वो न्यूनतम तापमान रहता है, एक तापमान पर वो जलता है, और उस तापमान पर वह ऐसे ही रखा रहेगा तो जल नहीं पाएगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ की ज्वलन ताप कहलाता है। जब तक किसी कहने का मतलब हुआ कि हमने देखा, हम क्या देखे, हम लोग देखे जैसे पेट्रोल है जो कि बहुत आसानी से जल जाता है, कम तापमान पर जल जाता है। अब लकड़ी है उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता तब जलता है। तो पेट्रोल का न्यूनतम तापमान कम हुआ तो इसलिए उसका ज्वलन ताप कम हुआ। यदि और लकड़ी ज़्यादा ताप पर जलने लगा तो उसका ज्वलन ताप ज़्यादा होगा। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा, और इससे हल्का सा भी कम रहेगा तब वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, और अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। यानी अलग अलग पदार्थ को हम अलग अलग तापमान पर गर्म करते हैं तो जलता है। कुछ को बहुत तेज तक बहुत ज़्यादा गर्म करने पर भी नहीं जलता है तो अदा ही हो गया। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। पदार्थ का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ का ज्वलन ताप है यानी पदार्थ जो जिस तापमान पर जलता है उसकी प्रकृति यानी पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। तो कुछ पदार्थ है जो कि आसानी से भी जल जाता है, कुछ पदार्थ है जो कि आसानी से नहीं जलता है। जैसे गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान में सूखी घास आग पकड़ लेती है। गर्मी के मौसम में कहा जाता है कि आग का हल्का सा भी छींटा से और ऐसे भी सूखी घास आसानी से आग पकड़ लेती है, जिससे क्या होता है पूरी जंगल ही आग लपेट आ जाता है। पूरा जंगल में ही आग लग जाता है। इसे क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जब पूरे जंगल में आग लग जाता है तो उसे हम दावानल कहते हैं। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में पूरे जंगल में आग लगी थी, जिससे कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे जड़ गए थे और जलकर राख हो गए थे। यही दावानल का एक उदाहरण है। पदार्थ जिसका दोलन तापमान कम होता है उसने आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग के ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। तो ऐसा किस लिए होता है कि स्टोव के बर्नर के बगल में जब माचिस की तीली रखते हैं तो स्टोव के बर्नर जब जलता है तो उससे ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा की मदद से माचिस की तीली गर्म हो जाती है और उसका जो ज्वलन ताप है उस पर वो पहुंच जाता है, इसलिए वो जल जाता है। किसी पदार्थ को ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ का जो ज्वलन ताप है किस चीज पर निर्भर करता है? उसकी रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति मतलब उसका किस चीज से बना हुआ कैसा है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन की ज्वलन ताप से कम होता है, यानी पेट्रोल कम तापमान पर जल जाता है और केरोसिन तेजी से जलता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि एक सफेद फास्फोरस पदार्थ है जिसका ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर रखना पड़ता है। इसलिए हाथ से जब छुएंगे तो वह कमरे के तापमान पर आ जाएगा तो वह जल जाएगा। इसलिए हम उसे हमेशा पानी में रखते हैं। जलने के लिए और क्या चाहिए? हमने जलने के लिए का आवश्यक शर्त हमने जाना कि जलने के लिए आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? इसके लिए हम एक क्रियाकलाप 2 करते हैं, यानी हमने तो सीखा गर्म तापमान तो एक ऊष्मा तो देना ही है जलने के लिए और कुछ चाहिए।
आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए, अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। जब जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हम गिलास या कुछ ढक देते हैं तो जब बुझ जाती है, ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है तो उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? कहने का मतलब हुआ कि जब हम मोमबत्ती को ढकते हैं और ढकने के बाद जब वो बूतने लगता है, नहीं बुझने लगता है, तो हम उसे ऊपर कर देते हैं। तो ऊपर करने पर फिर क्या होता है? फिर से वह जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आप पाएंगे कि मोमबत्ती में ज्वाला पहले की तरह ही होगी और पहले जैसे जल रहा था फिर वैसे ही हो जाए। फिर आप उसको ढकिए, फिर वो बुझने लगेगा। फिर हल्का सा ऊपर उठाइए गिलास को तो क्या होगा? फिर जलने लगेगा। क्या इससे पता चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? यानी वहां पर जब आप गिलास को बंद कर दिए तो गिलास को आप नीचे सटा दिए तो उसमें क्या नहीं गया? हवा नहीं गया। जब गिलास को ऊपर किए तो उसमें हवा चला गया। इससे हम कह सकते हैं कि जलने के लिए हवा की भी आवश्यकता होती है। पर मोमबत्ती को जलने के लिए हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, हवा में ढेर सारे गैस उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो हवा में उपस्थित गैस जो होते हैं उसे जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कागज का कटोरी बनाकर पानी गर्म करना करना क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज की एक कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले आइए। आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ को ऊपर रखिए। क्या कागज कटोरी जलने लगता है? कागज की कटोरी नहीं जलती। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज जलने से बच जाता है। क्या हुआ कि एक कागज का कटोरी को हम जब कैंडल के ऊपर रखेंगे तो जल जाता है, और जब कागज की कटोरी में हम पानी भरकर उसे कैंडल के ऊपर रखते हैं तो नहीं जलता। ऐसा इसलिए होता है कि कागज की कटोरी को जब हम पानी कैंडल के ऊपर रखते तो कागज का जो होता है वो तापमान, कागज का जो होता है ज्वलन ताप वो कम होता है, इसलिए कागज जल जाता है। लेकिन पानी, जब कागज में पानी डाल देते हैं तो पानी का ज्वलन ताप, पानी तो जलता ही नहीं है। तो पानी के कारण ही वो कागज से जो ऊष्मा होता है वो कागज पूरा ऊष्मा नहीं ले पाता है। कागज अपना ऊष्मा जो लेता है वो तुरंत तो पानी को दे देता है। तो इससे क्या होता है कि कागज नहीं जल पाता है, क्योंकि कागज को जलने के लिए एक निश्चित ऊष्मा होना चाहिए और ऊष्मा तो चला जा रहा है पानी में, तो इसी कारण कागज नहीं जल पाता है। कागज की कटोरी नहीं जलती। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी को ऊष्मा संचरण जल में होता है और कागज जलने से बच जाता है। आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि लकड़ी वाले जो चूल्हे होते हैं, जो बने होते हैं, उसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि वहां से गैस प्रवेश कर सके, ऑक्सीजन गैस या हवा प्रवेश कर सके। हवा में ऑक्सीजन गैस रहता है। केरोसिन स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होता है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े के बत्ती में से तेल के जलने में मदद करता है। तो क्या होता है कि हम यहाँ भी देखते हैं कि जब हम स्टोव को जलाते हैं तो स्टोव के बगल में छिद्रदार करके एक लोहा का बल होता है। हम लोग गैस वाले चूल्हे में भी देख सकते हैं, उसमें रहता है लोहा का एक कटोरी टाइप का रहता है, उसमें छेद छेद रहता है। तो क्या होता है कि जब वो जलता है गैस, तो गैस जलने के कारण क्या होता है, हवा उसमें जाता है और उससे हवा के कारण ही जल पाता है। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करती है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, उसे उपरोक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। यानी साधारणतः साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। जनरली प्राय हम कह सकते हैं
कि जलना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जलने के बाद, किसी भी जलने के बाद हम जैसे हम कागज को जला देते हैं, तो कागज को जलाने के बाद फिर हम राख से कागज नहीं बना सकते। तो जिसमें हम एक चीज को हम दूसरे चीज में बदलते हैं और उससे फिर बदले हुए चीज को पुनः पहले वाले चीज में लाते हैं, तो उसे हम भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब हम उसको बदलते हैं और उसके बदलने के बाद उसको पहले की प्रारंभिक तरह के नहीं ला पाते हैं, पहले की तरह नहीं ला पाते हैं। तो जैसे कि दूध का दही बनना, तो दूध को जब हम दही बनाते तो दही वापस दूध नहीं बन पाते, ये रासायनिक हो गया। लेकिन हम पानी को गर्म करते हैं, बाष्प बन जाता है, बाष्प को जब ठंडा करते हैं तो पानी बन जाता है। तो क्या हुआ, ये भौतिक प्रतिक्रिया हुई। तो इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होता है ज्वलनशील पदार्थ का होना। पहले बात तो जो जलने वाला चीज़ होना चाहिए। जैसे कि आप अब ईंट ले लीजिएगा, तो ईंट तो जलने का चीज़ नहीं है। मट्टी ले लीजिए, मट्टी का जलने का नहीं चीज़ है। ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय, यानी कि ज्वलन ताप तक पहुँचने का, एक जिस ताप तक वह जलता है उसे उस ताप तक गर्म करने के लिए जरूरत होता है और हवा की जरूरत होती है। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो हम लोग देखते हैं कि बरसात के मौसम में या तो कच्ची लकड़ी, 2 लकड़ी होती है, कच्ची और एक सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी आसानी से जल जाता है, जबकि कच्ची लकड़ी को जलाना बहुत आसानी होता है। इसके 2 कारण होते हैं कि ठंड में वातावरण का तापमान कम हो जाता है और नमी रहती है। ठंड में क्या होता है, वातावरण का हमारे आसपास का तापमान कम जाता है और ठंड में वायु में नमी होती है। तो बरसात में नमी होती है, बरसात में नमी ज़्यादा हो जाती है, गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है। और बरसात में तो ज़्यादा नमी हो जाती है। बरसात में नमी कहने का मतलब जो पानी, हवा में जो पानी उपस्थित होता है उसे हम नमी कहते हैं। तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा हो जाता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। यानी कि कहने का मतलब सूखा लकड़ी होता है, जो सूखा हुआ होता है, या गोईठा भी सूखा हो तो आसानी से जल जाता है। जब हल्का फुल्का भी उसमें पानी रहता है तो उसे जलने में परेशानी होता है। गोईठा लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि गोईठा लकड़ी पर हम क्या डाल देते हैं, करासन डाल देते हैं तो जलता है। ऐसा इसलिए होता है कि करासन जो तेल होता है, करासन तेल, उसका क्या होता है, ज्वलन ताप कम होता है। तो ज्वलन ताप कम होने से करासन जल जाता है। करासन जब जलता है तो वो गर्म कर देता है गोईठा को, लकड़ी को, तो उसको ज्वलन ताप तक पहुंचा देता है, इसलिए वो आसानी से जल जाता है। माचिस की कहानी, माचिस का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में है। तो माचिस का आप जानते होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों का आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 ईस्वी में हुआ। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़े पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने पर कागज में आग पकड़ ली। क्या हुआ कि माचिस की कहानी में मतलब कैसे माचिस का खोज हुआ। तो सबसे पहले क्या होता था कि जो आदि मानव थे वो पत्थर को रगड़ कर जलाते थे। लेकिन माचिस बनाने के प्रयास में सबसे पहले 1680 ईस्वी में रॉबर्ट वाइज थे, जिसने कागज के टुकड़े पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। यानी कि को कागज के टुकड़े पर सफेद फास्फोरस लगा उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने पर कागज में आग पकड़ ली। सफेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। तो ये हमको पता है कि सफेद फास्फोरस जो होता है बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इसलिए वो आसानी से आग पकड़ लिया। इसी कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। इसी तरह से माचिस भी पहले काफी खतरनाक थी। तो पहले का माचिस क्या होता था, पहले फास्फोरस सफेद फास्फोरस से बना हुआ होता था, तो पहले का माचिस और खतरनाक होता था। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने
की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुआ। यानी कि 1845 ईस्वी में जो हम लोग का आज जो माचिस उपयोग कर में आते हैं, उसका शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस को बनने से हुआ। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता। लाल फास्फोरस है जो कि अपने श्वेत फास्फोरस है जो कि वाइट सफेद फास्फोरस जो अपने आप पकड़ लेता है, जबकि लाल फास्फोरस आग अपने आप नहीं पकड़ता, उसे रगड़ने से आग पकड़ते हैं। अपने घर में जो माचिस की डिब्बी आपने देखी उसमें तिलियों पर रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। इसमें जो हम लोग को माचिस तिलिया पर क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस का सल्फर लगा होता है और डिब्बी पर क्या होता है, लाल फास्फोरस का और सल्फर लगा होता है। माचिस की तिलियां लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तिलियां डिब्बी पर रगड़ने पर से आसानी से जल उठती है, पर अपने अपने आप नहीं जलती, इसलिए खतरनाक भी नहीं होती। तो कहते हैं कि जब हम रगड़ते हैं तो जल जाता है और यदि नहीं रगड़ते तो नहीं जलता, इसलिए खतरनाक भी है। ऐसे अपने आप जल जाता तो खतरनाक होता, कहीं भी आग लग सकता था। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टाउन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। तो सबसे पहले जो माचिस का खोज काम हुआ था कार्ल 1855 में कार्ल लुंडस्टाउन में।